नमस्कार। आज बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी नाटक में अभिनयशीलता विषय पर हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि नाटक एक ऐसी विधा है जिसकी सफलता बहुत हद तक उसके अभिनय पर निर्भर करती है, क्योंकि ये एक दृश्य श्रव्य विधा है, अर्थात जिसका मंचन होता है रंगमंच पर, अभिनय के द्वारा कथा का विकास होता है और उस कथा के साथ सामने बैठे हुए जो दर्शक हैं और साथ ही वो श्रोता भी हैं, संवाद वो सुनते भी हैं और घटनाओं को देखते भी हैं। इसलिए ये दृश्य श्रव्य विधा देखकर और सुनकर और इससे जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो भी मनोरंजन प्राप्त करते हैं, ये सब कुछ अभिनय से ही हो पाता है। इसलिए अभिनयशीलता किसी भी नाटक का हम यूँ कहें कि अनिवार्य अंग है तो कोई गलत नहीं होगा। कोई भी नाटक कथा चाहे कितनी उसकी अच्छी क्यों ना हो, यदि रंगमंच पर उसका अभिनय अच्छा नहीं हो पाता है तो नाटक असफल हो जाता है, या यूं कहें कि प्रभावहीन हो जाता है। और नाटक की समाप्ति पर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें इतनी अच्छी कथा होकर भी और कोई विशेष समर्थन वो दर्शकों का प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए पुराने समय से ही अभिनयशीलता पर नाटक में बहुत अधिक जोर दिया गया है। आचार्य भरतमुनि ने 4 भागों में अभिनय को बांटते हुए और वर्णन किया है, लिखा है कि अभिनय, संपूर्ण अभिनय जो है वो 4 रूपों से या 4 भागों से मिलकर बना है। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अर्थात जो अंगों के अभिनय द्वारा यानी अंग संचालन के द्वारा जो अभिनय किया जाता है वो आंगिक कहलाता है। वाचिक अर्थात वाणी का अभिनय, जैसे वाणी में उतार चढ़ाव करना, वाणी के द्वारा जोश दिखाना, गला भरा हुआ या जिसको भर्राई हुई आवाज़ कहते हैं वो दिखाना, ये सब कुछ वाणी के अभिनय के अंतर्गत यानी वाचिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय से आशय विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं, वेशभूषा के अंतर्गत जो वस्त्र हैं या शरीर पर विद्यमान केश हैं, बाल हैं और मूछें आदि की जो सज्जा की जाती है, ये सब के सब आहार्य के अंतर्गत आते हैं। पुराने नाटकों में राजाओं को कि सिर पर मुकुट का जो विधान होता था वो इसी अभिनय में आता है। आहार्य भी बहुत अधिक मायने रखता है, अर्थात अभिनय को प्रभावी बनाता है। और अंतिम सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय का संबंध सीधा सीधा भावों से है। स्वेद, रोमांच, कंप, अश्रु, स्वेद यानी पसीना, शरीर की गतिविधियों से दिखाना कि बहुत अधिक रोमांचित है नाटक में जो भी अभिनय कर रहा है। तो रोमांच, कंप यानी कंपन हो रहा है, गुस्से के कारण भी हो सकता है, अति उत्साह में भी हो सकता है, बेचैनी में भी हो सकता है। अश्रु यानी आंसू बह रहे हैं, दृश्य इस तरह का हो, तो हम अनुमान कर सकते हैं ये सारा अभिनय, क्योंकि सब अंदर से प्रकट करना होता है। तो सत्व से सात्विक यानी जो हम वास्तव में अंदर से करके दिखाते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी यूँ कहें कलाकार के लिए, लेकिन इसका बहुत अधिक महत्व है। कुल मिलाकर चारों को यदि एक साथ बहुत अच्छे से उनका संयोग करें तो अभिनय बहुत अधिक प्रभावी बन सकता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं
कि आंगिक का संबंध शरीर के अंग संचालन से, वाचिक का संबंध वाणी के उतार चढ़ाव से, आहारी का संबंध रूप सज्जा या मेकअप से, सात्विक का संबंध अनुभवों से है। स्पष्ट है कि ये चारों ही किसी भी नाटक के अभिनय के जरूरी अंग होते हैं। निश्चय ही प्राचीन आचार्यों ने अभिनय की पूर्णता पर भी विशेष ध्यान दिया है। सफल नाटककार को मंच की सुविधाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए। उसका भरसक प्रयास यही होना चाहिए कि अभिनेतागण जो हैं वो अपने अभिनय के द्वारा कथा का मनोभावों, हाव भाव, मुख मुद्रा सबसे मिलाकर इतना शक्तिशाली प्रदर्शन करें। इसलिए नाटककार ने या जो भी महान इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नाटककार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विद्वानों ने कुछ निर्देश दिए हैं कि अभिनयशीलता अच्छा करने के लिए हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पर निम्न निर्देश मैं वर्णित कर रहा हूँ। पहला निर्देश ये दिया जाता है कि नाटक की जो कथा वस्तु है, जो आधार है नाटक का, उसके अंदर प्रवाह होना चाहिए। वो रुकी हुई नहीं लगनी चाहिए, वो आगे बढ़ती हुई लगनी चाहिए। उसमें कौतूहलता होनी चाहिए कि देखें अब क्या होता है। हर समय एक जिज्ञासा बने रहना। घटनाएं जो होती हैं वो तीव्र हों। तीव्र होने का मतलब ये है कि एक घटना घटित हो गई, उसके बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, इस तरह से क्रमबद्ध रूप से हों। इससे नाटक रंगमंच पर बहुत अधिक आकर्षक बन जाता है। ये सब स्थितियां, इनका उचित चुनाव करके और उचित गति से चरम सीमा की ओर ले जाना चाहिए ताकि दर्शकों को बांधा जा सके। क्योंकि दर्शक को बांधना बहुत अधिक जरूरी है। उनका ध्यान केवल और केवल दृश्यों में ही होना चाहिए, और दृश्यों में तभी हो पाएगा जब एक के बाद एक घटनाएं होंगी और कौतूहलता होगी। घटनाएं या जिसको कार्य व्यापार कहते हैं, अभिनय के लिए जरूरी तत्व है, वही दर्शकों के मन को बांधता है। अन्यथा तो मन भटकेगा और नाटक में जान डाल देता है, प्राण डालता है। यदि घटनाएं गतिशील और एक के बाद एक अर्थात श्रृंखलाबद्ध नहीं है, पात्र यदि सक्रिय नहीं है और कथा में भाव नहीं है, प्रवाह नहीं है, तो नाटक शिथिल हो जाएगा। अतः प्रत्येक दृश्य में ये जरूरी है कि प्रत्येक दृश्य स्फूर्तिमय और गतिमान दिखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। दूसरा, नाटक के अंतर्गत पात्रों की भीड़ कम से कम होनी चाहिए। यद्यपि एकांकी की तुलना में नाटक बड़ी विधा है, अधिक घटनाएं होती हैं और कई भागों में नाटक खत्म होता है, तो ये स्वाभाविक है कि कथा के बड़े आकार को देखते हुए और पात्रों की संख्या बड़ी होगी। लेकिन यदि पात्रों की संख्या भी ज़्यादा है तो भी इस तरह की व्यवस्था, इस तरह का विधान होना चाहिए नाटक में कि एक साथ रंगमंच पर पात्र बहुत अधिक नहीं इकट्ठे हों। ऐसा दृश्य दिखाया जाए जिसमें पात्रों की संख्या रंगमंच के ऊपर सीमित हो। सीमित यदि पात्र होंगे तो वो अपनी सुविधा से रंगमंच की जो सीमित जगह है उसके ऊपर अपना अभिनय कर सकेंगे और दर्शकों का ध्यान भी उन्हीं पात्रों पर रहेगा। यदि पात्रों की भीड़ वहाँ पर जमा है तो मानकर ये निश्चित रूप से ये तय है कि उस स्थिति के अंदर दृश्य का जो आकर्षण होना चाहिए वो भीड़ के कारण घट जाएगा। प्रत्येक जो पात्र है वो हर समय सक्रिय दिखना चाहिए, उसमें स्फूर्ति दिखनी चाहिए, वो निडाल सा नहीं खड़ा रहना चाहिए, उसमें जीवटता दिखनी चाहिए, सजीवता दिखनी चाहिए। कई बार क्या होता है, नाटकों में एक दो पात्र तो बहुत अधिक सक्रिय होते हैं किंतु जो गौण पात्र हैं वो उसी रंगमंच पर एक किनारे खड़े रहते हैं या बहुत देर तक वो खड़े हैं और उसके बाद अटक कर एक आध वाक्य बोलते हैं। तो इस तरह से अभिनय के अंदर जो प्रभावशीलता बनती है वो प्रभावशीलता खत्म होने की संभावना होती है या उसमें यूँ कहें कि बाधा बनती है। इसलिए योजना कुछ इस प्रकार की हो कि पात्र अपनी प्रतिभा,
अपना कला कौशल, भाव भंगिमाओं को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पेश कर सकें, प्रकट कर सकें। कहीं पर भी नाटक बनावटी नहीं लगना चाहिए। अभिनय जितना स्वाभाविक होगा उतना ही दर्शकों पर प्रभाव डालने वाला होगा। बनावटी अभिनय यदि हुआ तो दर्शकों के ऊपर प्रभाव आना असंभव है। इससे अगला निर्देश ये दिया जाता है संवादों के लिए कि नाटक के अंदर जो संवाद होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, वो क्षिप्त होने चाहिए। साथ ही उनकी जो भाषा है वो चलती होनी चाहिए। चलती का मतलब जिसको सामने बैठे हुए दर्शक देख सकें, वो सुनकर और समझ सकें, और साथ ही भाषा में चुस्त भाषा होनी चाहिए। प्रवाह का वर्णन मैं पहले कर ही चुका हूँ, तो भाषा में प्रवाह भी होना चाहिए, अटकाव नहीं होना चाहिए। और भाषा इस तरह की हो कि उच्चारण में अभिनय करते समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि लंबे, जटिल और भावात्मक संवाद बोझिल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो स्वाभाविक नहीं लगेंगे, और स्वाभाविकता यदि नहीं है तो फिर नाटक का प्रभाव कम हो जाएगा, या यूँ कहेंगे प्रभावहीन हो जाएगा नाटक। तो जरूरी स्थानों पर स्वगत कथन जो है उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन बहुत कम करना चाहिए और बहुत संक्षिप्तता में करना चाहिए। इसके अलावा नाटकों में गीत और पद्यों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होना चाहिए। यद्यपि पुराने नाटकों में खूब संगीत का विधान होता था, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि संगीत बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। रंगमंच के ऊपर खड़े होकर गाने वाले दृश्य तो होने ही नहीं चाहिए, उससे नाटक की प्रभावशीलता मारी जाती है। संगीत यद्यपि रस सृष्टि करता है और अभिनयशीलता में कई कई बार सहायक सिद्ध होता है, लेकिन केवल चुने हुए स्थानों पर ही संगीत का इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। हर नाटक में गीत या पद्य हो या आवश्यक रूप से हो, जरूरी नहीं है। ये तो नाटक की कथानक पर निर्भर करेगा कि नाटक का किस तरह का कथानक है। और आजकल तो यदि रंगमंच पर गीतों का प्रयोग है तो ऐसे नाटक अस्वाभाविक माने जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि संगीत का ज़्यादा से ज़्यादा जो विधान है वो नेपथ्य संगीत में होना चाहिए। नेपथ्य संगीत का मतलब पर्दे के पीछे से पृष्ठभूमि संगीत के रूप में ज़्यादा विधान रखना चाहिए। अब बात हम यहाँ पर प्रभावी अभिनयशीलता की कर रहे हैं, तो ऐसे में अभिनय तभी अच्छा होगा जब दृश्य विधान अच्छा होगा। इसलिए अभिनयशीलता की दृष्टि से दृश्य विधान बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य की शिथिलता नाटक को रंगमंच पर पूरी तरह से प्रभावहीन बना देती है। ऐसे अतः दृश्य विधान ऐसा होना चाहिए जो रंगमंच की सीमाओं में सरलतापूर्वक किया जा सके। साथ ही परिवर्तित जब दृश्य हो तो आसानी से दूसरा दृश्य, एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य प्रस्तुत भी किया जा सके। विधान इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एक दृश्य के बाद में दूसरा दृश्य जिसके अंदर बहुत अधिक विधान किए हुए हैं तो बहुत समय उसको लग जाएगा, और इतनी देर यदि नाटक में पर्दा गिरा रहेगा तो सामने बैठे हुए दर्शक टिक नहीं पाएंगे, उनका ध्यान भंग होना तय है। इसलिए कथा का क्रम, सौंदर्य और उसका जो प्रभाव है उसको बनाए रखने के लिए दृश्य विधान ऐसा होना चाहिए कि पात्रों कि वो विधान सभी पात्रों को क्रियाशील कर सके, जो स्वाभाविक, सरल और आकर्षक हो। पात्रों के स्तर, उनके जीवन, मनोभाव और परिस्थितियों की अनुकूलता के साथ दृश्य विधान सरल, स्वाभाविक और सशक्त होना चाहिए। अगला निर्देश ये दिया जाता है, आजकल इस निर्देश को काफ़ी महत्व दिया जाता है कि शुरू में ही रंगमंच निर्देश दे दिए जाते हैं, जिससे रंगमंच निर्देशों से फ़ायदा ये होता है कि एक अच्छी सहायता मिल जाती है। हम जब रंगमंच पर नाटक करने वाले होते हैं तो हमें बहुत अधिक उस रंगमंच निर्देश से मदद मिल जाती कि हमें कथा की प्रारंभिक स्थिति में क्या दृश्य रखना है, आगे के दृश्यों की योजना किस तरह से बनानी है,
पात्रों को किस तरह से सजाना है, उनकी वेशभूषा, उनकी मुद्राएं, उनके हाव भाव, उनके मनोभाव आदि का पहले ही संकेत कर दिया जाता है, जिससे रंगमंच पर पूरी व्यवस्था आसानी से संभव हो पाती है। हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि नाटक में अभिनय तत्व जो है वो उसका मूल है, उसका आधार है। कम विस्तृत, सुगठित कथा, सक्रिय पात्र, चुस्त संवाद और भाषा, सरल, सुगम किंतु सशक्त एवं आकर्षक दृश्य विधान, कार्य व्यापार, नाटकीयता, कौतूहल, ये नाटक को अभिनयात्मक बनाते हैं। नाटक का आदि और अंत यानी आरंभ और अंत जितना ही शानदार और प्रभावशाली होगा, दर्शक उतना ही अच्छा प्रभाव व स्मृति लेकर जाएंगे। नाटक यदि शुरू से ही अपना प्रभाव खो देता है तो उसके बाद सामने बैठे हुए दर्शक गंभीर नहीं रहते हैं। तो जरूरी है कि शुरू में ही सामने बैठे हुए दर्शकों के ऊपर वो पूरा प्रभाव छोड़े और अंत तक वो प्रभाव बना रहे, विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, विभिन्न दृश्यों के माध्यम से। और वो जितना अधिक प्रभावी होगा, जितना अच्छा होगा, अंत का जो प्रभाव है वो दर्शकों के ऊपर स्थायी प्रभाव होता है और वो उसकी सफलता का मूल्यांकन करेगा। धन्यवाद।